वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी के सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल होता क्या है और सेल के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स हैं। सेल का मैंने डिफरेंशिएशन भी करवाया था, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में अंतर क्या है, एंड बहुत सारी तमाम चीज़ें हमने करवाई थी। माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, ये सभी सेल के स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। सेल का डायग्राम भी आपको बोला था कि घर में जाके बना लेना। मेरे उम्मीद से आप लोग ने सेल का डायग्राम प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों का बनाया होगा और बहुत सुंदर से बनाया होगा। ठीक है, जिन्होंने बनाया है वो मेरे टेलीग्राम पे एक बार मुझे मैसेज करके दिखाएं कितना अच्छा बनाया है आप, तो पता चलेगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सेल डिवीज़न भी एक चैप्टर था सेल के अंदर। सेल डिवीज़न भी एक चैप्टर है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेवेंस नहीं है। सेल डिवीज़न के कुछ 2-3 पॉइंट हैं, बस वो ध्यान रख लो। उसके बाद हम लोग आज का अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीज़न के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा ही नहीं किया था। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल का डिवीज़न इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीज़न, ठीक है। सेल डिवीज़न टॉपिक डालोगे सेल वाले चैप्टर में ही, इसको भी ऐड कर लोगे, सेल डिवीज़न। तो व्हाट इज़ सेल डिवीज़न? तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ज़रूर लिखना। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेस इन देयर नंबर, इट इज़ ऑल कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। एक बार फिर से बोल देते हैं। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर्स इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सेल डिवीज़न हमारे बॉडी में होते रहता है और आए दिन डेली होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, और सेल डिवीज़न हद से ज़्यादा हो जाएगा तो भी मुश्किल है। कैंसर वगैरह जो होता है ज़्यादा सेल डिवीज़न होने के कारण ही होता है। और सेल डिवीज़न नहीं होगा तो तुम्हारा बॉडी ग्रोथ ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, बॉडी तुम्हारा बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि कोई 1 साल का बच्चा है, उसके बॉडी में सेल डिवीज़न अगर होना बंद हो जाए ना तो सेल डिवीज़न ही नहीं होगा। सेल क्या होता है? डिवीज़न मतलब ये एक सेल है, इससे मिलके 2 सेल बना, ठीक है, इससे मिलके 2 और सेल बना, इससे ऐसे करते करते लाखों सेल बन जाते हैं डिवीज़न होते होते। तो अगर डिवीज़न सेल ही नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारा बॉडी कैसे बढ़ेगा? तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। सो इसका डिफिनीशन मैंने क्या बोला? सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर, इट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। और ये क्यों ज़रूरी है? हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड फॉर आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। रिपेयर ऑफ बॉडी क्या कहते हैं कि देखो, जैसे कि सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे होता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा कौन से बॉडी ऑर्गन में फास्ट होता है? तो बोलना लीवर। लीवर में सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और सेल डिवीज़न फास्ट होने से क्या फ़ायदा होता है? रिपेयरिंग में काम करता है आपके, रिपेयरिंग में। सेल डिवीज़न देखो हमको ग्रोथ में भी मदद करता है, डेवलपमेंट में भी मदद करता है, एंड सेल डिवीज़न रिपेयर में भी मदद करता है। आप देखते होंगे कि आप कहीं पे गिर गए तो हाथ गोड़ छिला जाता है या फिर कुछ हो जाता है, चोट लग जाता है, देन वो धीरे धीरे घाव भरने लगता है। कुछ दिन में वो जो छिलाया है वो भरने लगता है, खोटी पड़ता है, फिर वो खड़ जाता है, फिर आपका नॉर्मल हो जाता है हाथ। तो वो क्यों हो रहा है? वो सेल डिवीज़न हो रहा है तभी हो रहा है। अगर सेल डिवीज़न आपके बॉडी में नहीं होगा तो जो आपका कटा छटा है, छिलाया है, वो छिलाया ही रह जाएगा, चाहे 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तो रिपेयरिंग वाला काम नहीं हो पाएगा। तो सेल डिवीज़न इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी कटता छटता है हमारे बॉडी में उसको रिपेयर कर देता है सेल डिवीज़न। जैसे कि आपके बॉडी अब गए हैं, कहीं पे गिर गए तो आपका हाथ वगैरह छिला गया, देन तो वहाँ पर ढेर सारा सेल का लॉस हुआ, क्योंकि छिलाने पे सेल तो लॉस होगा ना, जितना पार्ट में छिलाया है, तो सेल लॉस हो गया। अब उस सेल लॉस हो गया तो उस सेल को फिर पूर्ति कौन करेगा? जो सेल लॉस हुआ है उसको फुलफिल कौन करेगा? तो अगेन सेल डिवीज़न होता है तो नए नए सेल बनते रहते हैं। डेली हमारे सेल कुछ मरते हैं, कुछ बनते रहते हैं डेली। ये साइकिल है एक तरीके का, ठीक है। सेल एक टॉपिक है, सेल साइकिल पढ़ना है आपको। सेल साइकिल जानते हो, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था क्रेप, और क्रेप ने इस सेल साइकिल के जो थ्योरी को दिया था, इसीलिए इनके सेल साइकिल थ्योरी को क्रेप साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेप नामक साइंटिस्ट ने इस सेल साइकिल के बारे में बताया था। तो सेल डिवीज़न से बस ये याद रखना, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीजेज इन देयर नंबर इज कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट
एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेल डिवीज़न जो होता है सेल डिवीज़न दो तरीके के होते हैं। इसके दो टाइप से सेल डिवीज़न के, मतलब दो तरीके से सेल डिवीज़न हो सकता है, एक माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ओके, तो फर्स्ट क्या है? माइटोसिस, MITOSIS लिख लो, MITOSIS। सेकेंड है मियोसिस, MIOSIS। तो ये दो तरीके के हैं, सेल डिवीज़न दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो अगेन तुम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो कि इतना डिटेल में पढ़ने लग जाओ। माइटोसिस और मियोसिस का बस इतना ध्यान रखना, माइटोसिस जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें एक सेल पाया जाता है। वैसे एनिमल्स जिनमें एक सेल पाया जाता है उनमें ये माइटोसिस वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सभी इसी की वजह से कर पाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एसेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं। रिप्रोडक्शन भी दो तरीके के होते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर ही है, उसको मैं पढ़ाऊँगा आके। रिस्पायरेटरी का भी एक चैप्टर है, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो याद रखना, माइटोसिस जो होता है किन में होता है? माइटोसिस जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे कि तुम इस पिक्चर को देखो, एक तरफ माइटोसिस है, एक दूसरी तरफ मियोसिस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक सेल ले लेंगे। हमारे बॉडी में तो लाखों करोड़ों में है, तो कोई एक सेल लेते हैं, छोटा सा सेल है, ले लेते हैं। अब उसका माइटोसिस करवाते हैं, दूसरी तरफ मियोसिस करवाते हैं। तो क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल से फिर दूसरा सेल बनता है रेप्लिकेशन के थ्रू। मियोसिस में भी वही सेम प्रोसेस होता है, एक सेल था फिर दूसरा सेल बना रेप्लिकेशन के थ्रू। देन क्या होता है, फिर सेल डिवीज़न होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हुआ। उसके बाद ये फर्दर आगे भी सेल डिवीज़न करते रहता है, मियोसिस वाला, जो कि हमारे में है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल इसमें बन रहा है। ठीक है, यूनिसेलुलर में माइटोसिस होता है, क्योंकि उनमें यूनिसेलुलर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बन जाता है। ओके, तो सेल कैसे बन रहा है? एक सेल से, जैसे कि कोई एक सेल था, अब एक सेल से दो सेल हो गया, देख रहे हो? तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कर गया। ठीक है, डिवीज़न मतलब ये मत समझ लेना कि ये कोई बिस्किट है इसको आधा आधा बांट दिए तो डिवाइड हो गया, आधा आधा हो गया। तो डिवीज़न इस तरीके का नहीं, ये कोई सेल है और इसी सेल से इसी के जैसा दो सेल और निकल गया, आइडेंटिकल सेल। ठीक है, तब हुआ। ओके, और उसमें समय भी लगता है। जैसे कि एक कोई सेल है, इसी के जैसा दो सेल बना तो पहले छोटा रहेगा, कुछ समय बाद हम इसी के जैसा बड़ा बड़ा बन जाएगा दोनों। तो ये हुआ प्रोसेस। मियोसिस माइटोसिस समझ गए? तो हमने समझ लिया माइटोसिस मियोसिस होता क्या। सेल डिवीज़न तुम्हारा एक चैप्टर था। और सेल साइकिल भी मैंने तुमको समझाया, क्रेप साइकिल भी कहते हैं सेल साइकिल को। क्यों? क्योंकि क्रेप ने इसकी खोज की थी। ओके, माइटोसिस मियोसिस मैंने समझा दिया। अब आपका एक नया चैप्टर है, आज का नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स भी पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्लस जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये दो चैप्टर हम लोग लगातार अब करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। तो अब बाकी ये सभी चैप्टर तो करेंगे, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे तरीके हैं, ब्लड तुम्हारा कैसा है, हेमोग्लोबिन, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे कि डीएनए आरएनए क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम होता कहाँ पे है, मैं उसको आपको फ़ोटो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो आप लोग फ़ोटो में देखिए, जैसे कि इस पिक्चर को तुम समझ सकते हो। सबसे पहले एक सेल मैंने लिया, अभी हमने सेल की पढ़ाई करी है, पिछले लेक्चर में भी मैंने सेल के बारे में पढ़ाया है और आज भी तुमको सेल डिवीज़न सिखाया है। तो कुछ नहीं करना है, क्रोमोसोम को समझने के लिए सबसे पहले सेल का एक पिक्चर बना लो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुम इतना सुंदर ही बनाओ, जैसा बनता है बनाओ। ठीक है, तो ये कोई सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बाबू, मैंने क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये क्रोमोसोम, जो इस शेप में, बाई शेप में तुमको दिखता है, ऐसे कर करके। ठीक है, ऐसे कर करके जो तुमको दिख रहा है, ये सभी क्या है, क्रोमोसोम हैं। सभी के सभी क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये सेल था, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस है ये,
ऑरेंज वाला पार्ट, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। और हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये टॉपिक है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम्स, हेडिंग डालना क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स को जब तुम जूम करके देखोगे, मान ली जाए हम किसी एक क्रोमोसोम को उठा लेते हैं, किसी एक क्रोमोसोम को। अब किसी एक क्रोमोसोम को जब उठाओगे तो इस तरीके का दिखेगा, मतलब थोड़ा सा जूम करके हम लोग देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम के हमने उठाया, उसी को हम लोग थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम दिखता है। और क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के जो बीच में ये है रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। देखो यहाँ पर भी है, सब में, सब के बीच में सेंट्रोमेयर है, ठीक है। उतना नहीं समझना है आपको, ये सभी एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन समझ लो। ऊपर वाले को पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म कहते हैं, इसको क्यू आर्म, इसको पी आर्म, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या समझना है, देखो क्या समझा हमने। सबसे पहले हमने सेल पढ़ा, सेल पढ़ने के बाद हमने सेल के अंदर न्यूक्लियस को पढ़ा, न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए। डीएनए समझ रहे हो, डीएनए का फुल फॉर्म जानते हो, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए तो हमारे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो समझ गया साइकिल, मतलब पूरा रिलेशन समझ पा रहे हो। सबसे पहले सेल था, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या पड़ेगा, डीएनए के अंदर पड़ेगा जीन। तो ये साइकिल समझ गए, लिख देता हूँ, ऐसे लिख लेना। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन से बनता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक तुम्हारा चैप्टर है, और तुम जो मम्मी पापा से थोड़ा सा आपका कैरेक्टर मिलता है, नहीं बोलते हैं मम्मी पे तुम गए हो, पापा पे तुम गए हो, सुने होगे, तो वो तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। ये भी देखते होगे किसी के मम्मी पापा लंबे लेकिन बेटा नाटा हो जाता है, तो वो भी जेनेटिक्स में पढ़ना है। जेनेटिक्स एक चैप्टर है, फुल्ली फ्लेजेड चैप्टर है, और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आज बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए डीएनए को समझना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए को समझना पड़ेगा और क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्रोमोसोम टॉपिक आपको डलवाया है। ये वाला पिक्चर कॉपी में बनाना, एकदम एज इट इज़ ये वाला पिक्चर तुमको बनाना है कॉपी में, और जो लिखा है लिखना है, ठीक है। डीएनए का रिप्रेजेंटिंग जरूर करना है, डीएनए का भी पिक्चर बनाना है। डीएनए जो होता है ना, मम्मी की जो चोटी होती है, बनाती है घर में, उसी तरीके से रहता है। और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए में कितने स्टैंडर्ड होते हैं, डबल। अब देख लो ना, एक इधर से रस्सी जा रहा है, एक इधर से रस्सी जा रहा है, अब एक इधर से भी रस्सी जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड है, दिख रहे होगे। और ये दोनों नीचे वाले जो हैं आर्म को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब इस डीएनए को जब तुम देखोगे जूम करके, तो डीएनए के अंदर ऐसे कुछ गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन करके रहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और देन यहाँ पे इनके अंदर जीन रहता है। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इस पिक्चर को बनाना है आपके कॉपी में, एज इट इज़ पूरे पिक्चर को बनाना है, पूरे पिक्चर को बनाओगे तो ज़्यादा फायदे करेगा। अच्छा, ये पिक्चर हार्ड लग रहा है तो कोई और पिक्चर देख लो, जैसे कि ये पिक्चर भी बना सकते हो। सेल में था न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस का यहाँ पे। अब न्यूक्लियस के अंदर ही छोटा क्रोमोसोम है, जिसमें से किसी एक को उठा के यहाँ पे रख लिए। अब इस क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है। अभी डीएनए में क्या है, जीन है, ये सभी जीन। तो ये भी बना सकते हो, और भी है बनाने का, तो बहुत कुछ बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लो, घर में बनाते रहना। ये ज़्यादा इजी है, ये वाला बना लेना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पी आर्म है, क्यू आर्म है, ये क्या होता है थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। शुगर बैकबोन फॉस्फेट क्या है, तो सिंपल वाला बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। आपका जो मन है वो बना लो। कोई लड़का बोलेगा नहीं हम ये बनाएंगे, तो बना लो भाई, करो का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझ गए। अब क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखना चाहेंगे हम लोग, पॉइंट्स लिख लेते हैं करके।
ठीक है, क्या लिखना है क्रोमोसोम्स के बारे में? सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स का जो डिफिनीसन है, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्रोमोसोम है क्या। तो क्रोमोसोम्स का डिफिनीसन तुम लोग लिखोगे, क्रोमोसोम्स तो एक होते नहीं हैं, एक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम बोलेंगे या क्रोमोसोम्स बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलना सही होगा? CROMO, क्रोमोसोम। नाउन पढ़े हो, सिंगुलर प्लूरल, तो क्रोमोसोम्स ढेर सारे होते हैं तो क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम लोग। तो लिखो, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। इसका डिफिनीसन है, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख लो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी जैसा दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे मिलता है? ये न्यूक्लियस में मिलता है, ये न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन यही है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस एज ए क्रोमेटिन मटेरियल, एज ए क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जितने भी क्रोमोसोम्स तुम देख रहे हो इसके अंदर, जितने भी हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स देखते हो, वो बना कैसे होता है, किससे मिलके बना हुआ होता है? तो लिखो, इसका अगला पॉइंट लिखना, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स मतलब CHROMATIDS, क्रोमैटिड्स। ठीक है, DS, क्रोमैटिड्स हो गया। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमैटिड से मिलकर के बने हुए हैं। कितने क्रोमैटिड से मिलकर बने हुए हैं? 2 क्रोमैटिड्स। देख लो, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गया। और ये जो दोनों क्रोमैटिड्स है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो बोलेंगे सेंट्रोमेयर से। तो अगला पॉइंट यही लिखना कि जो ये दोनों क्रोमैटिड्स है आर ज्वाइंड बाई सेंट्रोमेयर, आर ज्वाइंड बाई सेंट्रोमेयर। ये तो हुआ इसका डिफिनीशन। क्रोमोसोम होता क्या है? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस देखना कैसे आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन तुमसे जीन के बारे में पूछेगा, जीन कहाँ पे होता है? तो जीन के बारे में एक पॉइंट लिखना, जीन के बारे में एक पॉइंट लिखना है आपको कि जीन जो होता है आर मेड अप ऑफ DNA। जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA। जीन्स किससे मिलके बना हुआ होता है? आर मेड अप ऑफ DNA। ठीक है, जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA लिखना है। और जीन्स का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेता है। जीन का स्ट्रक्चर होता है BEAD, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जीन का। जीन दिखने में कैसा लगता है? BEAD, बीड। ठीक है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जीन का। ठीक है, और जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जो कि जीन्स जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके मम्मी से आप में आता है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं आप मम्मी पे गए, पापा पे गए। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जीन में होता है। जीन में क्या पाया जाता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो एक चीज़ और ऐड कर लेना, सेल था, सेल में था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में था क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में था DNA, DNA में जीन, जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पाया जाता है। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जनरेशन टू जनरेशन, मम्मी पापा टू आप में बदलते रहता है। आपसे आपके बेटा में जाएगा, आपके बेटा से आपके बेटा में, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, ओके। तो जीन जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। जीन इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ नहीं होता है। क्यों? कुछ वायरसेस हैं, वायरसेस में DNA की जगह पे RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है। और हम लोग में DNA, बहुत सारे एनिमल में DNA, लेकिन वायरस में RNA यूज़ होता है। ये क्वेश्चन बनता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो बोलना RNA, वायरस में RNA। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो RNA होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में रेट्रोवायरस जो बच्चा लोग पे अटैक करता है। ठीक है,
उनको क्या है, रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और बहुत सारे वायरस हैं जिनमें आरएनए ही होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हम लोग में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर जीन कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब क्रोमोजोम से रिलेटेड 2-3 और पॉइंट है, जैसे कि क्रोमोजोम किससे मिलके बना हुआ है, मैंने पहले तुमको समझाया। अभी लिखो है क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना क्रोमोजोम वाले टॉपिक में ही कि क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। देख लो ना, ये क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम्स के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहली बात, क्रोमोजोम्स के अंदर ये जो ऐसे ऐसे धागा नुमा दिख रहा है, ये तो सारे के सारे क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब के सब क्या हैं, डीएनए है। और क्रोमोजोम्स के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ क्रोमोजोम्स के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए एंड जितने भी जानवर है सबके लिए, क्योंकि जानवर में भी तो डीएनए होगा ना, तो सब में ज़रूरी है ये। अब क्रोमोजोम्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखना डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्या होता है। डाइप्लॉइड, डाई मतलब होता है दो, प्लॉइड PLOID, और एक होता है हैप्लॉइड HAPLOID। ये दोनों चीज़ क्या हैं, तो ये दोनों चीज़ क्रोमोजोम से ही रिलेटेड चीज़ है। जैसे को देखो डाइप्लॉइड में क्या होगा, इसका तुम लोग ऐसे करके टॉपिक बना के आगे लिखो कि डाइप्लॉइड होता क्या है। तो डाइप्लॉइड मतलब जिसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, मतलब जोड़े में पाए जाएंगे। तो वैसे जो सेल्स होंगे, वैसे जो क्रोमोजोम्स होंगे वो डाइप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइप्लॉइड और हाइप्लॉइड जैसे इसका अपोजिट है। डाइप्लॉइड मतलब डाई मतलब होता है दो, अप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम। हाइप्लॉइड मतलब एक, तो जिसमें एक पेयर एक में पाया जाता है वो हाइप्लॉइड हो जाता है, मतलब अनपेयर्ड होता है। इसमें देखो, इसमें पेयरिंग पाई जाएगी, डाई है तो पेयरिंग पाई जाएगी, और इसमें अनपेयर्ड होता है, एक पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से डाइप्लॉइड हाइप्लॉइड का डिफिनेशन लिख लिए होगे, लिख लिए ना, इंग्लिश में बोल दें तो लिखो, इंग्लिश में लिखो डाइप्लॉइड का। डाइप्लॉइड मीन्स टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज डाइप्लॉइड फाउंड इन ए सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में डाइप्लॉइड पाया जाएगा, और ये टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। टू कंप्लीट सेट ऑफ कहने का मतलब एक पेयर में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। हाइप्लॉइड अकेले पाया जाएगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल और इज कॉल्ड एज हाइप्लॉइड एंड फाउंड इन गैमेट्स। जितने भी गैमेट्स आप देखते होंगे वहाँ पे सेल जो होता है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम जो होता है कैसा होता है, हाइप्लॉइड होता है। तो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होता है वो हाइप्लॉइड होता है, लेकिन सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होता है वो डाइप्लॉइड टाइप का होता है, ठीक है। तो याद रखना, एंड दैट इज़ इनफ, इतना आपको पता होना चाहिए था। अब डीएनए आरएनए के बारे में कुछ लिख लेते हैं। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है। क्रोमोसोम्स का टॉपिक यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखो इसमें और भी पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, लेकिन यहीं पे इसको स्टॉप करो। एक चीज़ और लिखना चाहो तो लिख लेना, क्रोमोसोम्स जो वर्ड है वो किनके द्वारा दिया गया था, वो साइंटिस्ट का नाम, तो वो है बाल्डेयर, WALDEYER। 1888 में इन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया था, और इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम जो है रिप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ रिप्लिकेशन क्रोमोसोम कर सकता है, ठीक है। और ये जो अपना इन्फॉर्मेशन है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। वाल्डेयर ने बताया था 1888 में। तो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है, वाल्डेयर ने, ठीक है, वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। अब डीएनए के बारे में समझते हैं, ठीक है। डीएनए, अब क्रोमोसोम समझ लिए, देखो सेल समझ लिए लास्ट क्लास में, आज हम लोग क्रोमोसोम समझ लिए अभी अभी। अब क्रोमोसोम के अंदर घुसते हैं। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह होता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह होता है, सबको देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का टॉपिक डालेंगे, प्रोटीन्स को बाद में पढ़ेंगे। तो डीएनए को देखते हैं, डीएनए होता है क्या है। टॉपिक्स को डालने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्रोमोसोम टॉपिक को ख़त्म किया है, ठीक है। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं करना चाहूँगा जो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, तो बताना है।
हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों जो है ज्वाइंट किससे होता है? जंक्शन जो मिलता है ज्वाइंट वो किससे होता है? उसका नाम बताना है, ठीक है, उसका नाम बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि आप बताओ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन बता दिए तो हम अगला टॉपिक डीएनए स्टार्ट करेंगे। ये अगर बता देते हो तो ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था तुम्हारा कि क्या था क्वेश्चन पहला? कि हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। पेयर मतलब अगर नंबर में पूछा जाए तो 46, नंबर में पूछा जाए 46, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। अगर नंबर में पूछा जाए तो यही पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा को डबल कर दो 46 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हमारा ये जो क्रोमोसोम है ऐसे, ये यहाँ पे जो जंक्शन बना हुआ होता है वो उसको क्या कहते हैं? मैंने पढ़ाया है आज, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही। इसको क्या कहते हैं? तो ये सेंटर में है, सेंटर से क्या याद रखेंगे? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, CENTROMER, सेंट्रोमेयर कहते हैं इसको, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमर, MER। थर्ड क्वेश्चन ये था, थर्ड क्वेश्चन कि क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? तो याद करो, सबसे पहले सेल, सेल से आया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या आया? यही तो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर DNA पाया जाता है, DNA। प्रोटीन भी पाया जाता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये है कि DNA के अंदर क्या पाया जाता है? DNA के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है बेसिक होता है किसके लिए? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के लिए, जिसको हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं। आप देखना 12th क्लास में एक चैप्टर है इस पे, 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में आनुवांशिकता बोलते हैं। वो जीन के कारण ही हो पाता है। तो जीन जो है आधार है इनहेरिटेंस का, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब समझ रहे हो ना? जनरेशन टू जनरेशन आपके पेरेंट्स से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हो रही है आने वाले जनरेशन में। जैसे कि आपके मम्मी से आप में कुछ आया होगा, सुने होंगे बहुत जगह कहते तुम मम्मी पे गया, पापा पे गया, या ऐसे भी सुने होंगे लंबा था उसके पापा तो बेटा भी लंबा। तो ये सभी इनहेरिटेंस हैं, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मम्मी से आया, मम्मी पापा से आया तुम में, तुमसे जाएगा तुम्हारे बेटा में, तुम्हारे बेटा से जाएगा उसके बेटा में, ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो ये हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन था DNA टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब तुमको एनालिसिस करना है कि तुम कितना क्वेश्चन सही किए हो। 4 क्वेश्चन तुमसे मैंने पूछा है, तुम देखो कितना क्वेश्चन सही किया हो। अगर तुमने ये क्वेश्चन सही किया, ये क्वेश्चन सही किया और ये क्वेश्चन सही किया, बहुत बढ़िया, तुम अच्छे जा रहे हो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब हेडिंग डालो। देखो एग्ज़ाम में पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे कि बताओ मटर में, टमाटर में कितना क्रोमोसोम होता है? टमाटर, टोमेटो में। ह्यूमन में तो अभी देखा 46 होता है, नंबर में पूछा जाए तो 46 होता है। टमाटर में कितना होता है? या ओनियन, प्याज में कितना होता है, ठीक है। या जीवाणु में कितना होता है? वायरस में कितना होता है? बैक्टीरिया में कितना होता है? बैक्टीरिया में तो, वायरस में तो RNA होता है, वायरस का बात नहीं करेंगे, ठीक है। पोटैटो में कितना क्रोमोसोम्स होता है? ये सारे पूछने को कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप लिखना चाहें तो 2-3 का लिख लो। डेली खाते हो पोटैटो, पोटैटो, क्योंकि पोटैटो के अंदर भी सेल है, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। तो पोटैटो में भी क्रोमोसोम पाया जाएगा। पोटैटो में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है? पोटैटो, आलू में, तो इसमें 48 पाया जाता है। और अगर पेयर की बात करी जाएगी तो 48 का आधा कर देना, 24 पेयर में पाया जाएगा पोटैटो में। टोमेटो में
टोमेटो में कितना पाया जाता है? टोमेटो में जस्ट 24 क्रोमोसोम्स पाया जाता है, इसका आधा। पोटैटो में 48, टोमेटो में 24, पोटैटो में 48, टोमेटो में 24, और ओनियन में 16। ओनियन में लिख लेना कहीं पे, ओनियन में कितना? 16, ठीक है। ओनियन में कितना क्रोमोसोम? 16, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। ये आ जाता है एग्जाम में, ये वाला भी आइए। ये सबको याद करो ना करो, लेकिन ये वाला याद कर लेना यार, लिखा जा। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में लगभग 1600 क्रोमोसोम पाया जाता है, 1600, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया। अब डीएनए स्टार्ट करते हैं। पता चला कि क्रोमोसोम ही पढ़ते रह गए, डीएनए फिर पढ़े ही नहीं। तो डीएनए टॉपिक डालो कॉपी में, डीएनए इज द नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालो डीएनए, बोल्ड अक्षर में लिखना, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी लिखना चाहो डी तो लिख लो, DIOXY, डीऑक्सी राइबो का RIBO, न्यूक्लिक का NUCLIC, एसिड का ACID, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जब इसको नाम को पढ़ोगे तो इसके नाम में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो पहले न्यूक्लिक एसिड समझो, उसके बाद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को समझना है। काहे कि पहले इसके पापा को समझो, फिर डीएनए को समझ लेना। डीएनए बेटा है। जैसे कि देखो, पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत ही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो पाया जाता है कहाँ पे? सेल में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अ सेल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जीन्स, ठीक है। स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कोडेड फॉर्म में होते हैं और हेल्प करते हैं हम लोग को, हेल्प करते हैं, डीएनए को हेल्प करते हैं। देखो, तो न्यूक्लिक एसिड में 2-3 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है इसका डिफिनीशन वगैरह, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड से ही आता है 2 चीज़। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? एक तो RNA और दूसरा DNA, ठीक है। RNA DNA। अब ये RNA DNA का क्या है? न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, RNA जो होता है ना, ज़्यादातर ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये वायरस वगैरह में पाया जाएगा। वायरस जैसे कि एग्जांपल में रेट्रोवायरस में RNA पाया जाता है, ठीक है। उनका यही है जेनेटिक मटेरियल, RNA ही। लेकिन हम लोग में, बहुत सारे जानवर में, पोटैटो में, टमाटर में, ठीक है, आलू में, तंबाकू में, टेरिडोफाइटा में, मक्का, मेढक में, फ्रॉग में, इन सभी में DNA पाया जाता है, ठीक है। DNA। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? DNA। तो पहले ये टॉपिक डालेंगे, उसके बाद RNA के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, RNA के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का पहला टाइप है DNA, सेकेंड टाइप है RNA। तो सबसे पहले पहला टाइप को ख़त्म करते हैं, DNA को, उसके बाद RNA को भी समझेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन करना चाहो तो इसका भी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि RNA के 3 और टाइप्स है। RNA के टोटल और भी, इसको RNA को अगर क्लासिफिकेशन करना चाहो तो 3 हो जाएंगे। और RNA के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA, तीसरा होता है tRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, tRNA मतलब ट्रांसफर RNA, rRNA मतलब क्या होता है? राइबोसोमल RNA, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं RNA के भी। DNA के टाइप्स वगैरह नहीं होते हैं, ये अकेले है, ठीक है। इसके टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता DNA का। तो अल्टीमेटली अभी कौन सा स्टार्ट करें? DNA को। चलो, DNA टॉपिक डाला था, फिर से टॉपिक डालो DNA। RNA को देख लेते हैं बाद में, अभी DNA समझते हैं। तो सबसे पहले DNA का डिफिनीशन
लिख लो डीएनए होता क्या है वो समझ लो। तो डीएनए जो है एक तरीके का माइक्रोमोलेक्यूल है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो इसका क्या लिखेंगे? डीएनए इज अ माइक्रोमोलेक्यूल्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। और जब कोई भी चीज़ लार्ज हो जाता है तो उसको केमिस्ट्री या बायोलॉजी के फील्ड में पॉली कहते हैं। पॉली जैसे कि पॉलीमर, मर एक था लेकिन उसको ढेर सारा हो गया तो पॉलीमर हो गया। तो इसके अंदर ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाया जाएगा ढेर सारा डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ढेर सारा लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता था और ढेर सारा है इसीलिए पॉली का मतलब ही होता है ढेर सारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर पे। अब चूंकि डीएनए के अंदर ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, अब न्यूक्लियोटाइड्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला लिखना कॉपी में, मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो लिख नहीं सकता हूँ, तुम लोग लिखना। पहला है नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में लिख देते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन लिखने आता है NITROGEN नाइट्रोजन बेस फर्स्ट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पहला पार्ट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सेकेंड पार्ट है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या लिखा गया? DRS। ओहो, महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग फुल लिखना डीऑक्सीराइबोस, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, फुल लिखना। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करते टाइम DRS नहीं बुझाएगा कि DRS क्या होता है, इसीलिए फुल लिखना जरूरी है। डीऑक्सी लिखने आता है ना, DEOXY, राइबोज का RIBOSE शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। थर्ड पार्ट जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, थर्ड पार्ट वो होता है फॉस्फेट शुगर। फॉस्फेट शुगर। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स हैं। टाइप्स नहीं है, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं या पार्ट हैं बोल सकते हो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलकर के बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थर्ड में फॉस्फेट। थर्ड में फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियोटाइड। अब फर्दर नाइट्रोजन बेस का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो नाइट्रोजन बेस लिखा ना, इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नाइट्रोजन बेस के नीचे ऐसे तीर बनाना, जैसे कि देखो ये था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के 4 पार्ट्स होते हैं। A G C T, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन का स्पेलिंग लिख लो ADENINE, गुआनिन का GUNINE, साइटोसिन का CYTOCINE, थाइमिन का THYMINE। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बेस के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4। ठीक है, जिसमें से ये जो नाइट्रोजन बेस के कंपोनेंट्स हैं 4, जिसमें ये जो 2 है, ये दोनों को प्यूरिन बोलते हैं। ये दोनों को क्या बोलते हैं? प्यूरिन। एंड ये दोनों को क्या बोलते हैं? क्या? पायरेडेमीन। PYRAD। ठीक है, पायरेडेमीन। इसको प्यूरिन, इसको पायरेडेमीन। ग्रुप है, इस दोनों को अलग रखते हैं, इस दोनों को अलग रखते हैं। नाइट्रोजन बेस के 4 कंपोनेंट AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, और AG को क्या बोलते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन को कौन से ग्रुप में रखते हैं? प्यूरिन वाले ग्रुप में। और साइटोसिन, थाइमिन को कौन से ग्रुप में रखते हैं? पायरेडिमीन के ग्रुप में। ठीक है, पायरेडिमीन के ग्रुप में। अब नाइट्रोजन बेस था, नाइट्रोजन बेस के साथ हमने क्या देखा था? फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। फर्दर डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है DRS, वो क्या होता है? ये भी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन?
राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। DRS दो टाइप में डिवाइडेड होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, राइबोज एंड दूसरा डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेना। ये क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन समझ लिए। अब समझते हैं DNA के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी समझाया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यूरिन में कौन कौन आता है? टोटल मैंने तुमको 4 नाइट्रोजन बेस बताए हैं, AGCT। प्यूरिन में कौन आएगा? पायरेडिमीन में कौन आएगा? टोटल 4 हैं, 2-2 के ग्रुप में है। प्यूरिन में कौन आएगा और पायरेडिन में कौन आएगा, ठीक है। प्यूरिन में कौन आएगा? PURINES, प्यूरिन में कौन दोनों आएगा? और पायरेडिमीन में कौन आएगा? PYRIMIDINES। तुमको बताना, अभी सिखाया था। नाइट्रोजन बेस को 4 में बांटा था, AGCT, और मैंने ग्रुप बनाया था। प्यूरिन में कौन आता है, पायरेडिमीन में कौन आता है। तो मैंने बताया था शुरुआत के जो 2 थे, एडेनिन गुआनिन जो था वो किस में आया था? प्यूरिन्स में। पायरेडिमीन में जो 2 बच गया, CT किस में आ जाएगा? पायरेडिमीन्स में। एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस सब बात को। और ये चारों के चारों क्या हैं? चारों क्या हैं? नाइट्रोजन बेस हैं। और ये दोनों क्या है? ये ग्रुप है दोनों। AG का ग्रुप का नाम है पायरेन्स एंड CT का पायरेडिमीन्स, ठीक है। अब DNA जो है, अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक, वाटसन लिखने आता है? सेन वाटसन, क्रिकेट देखते हो? वाटसन एंड CRICK लिख लेना। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने DNA का स्ट्रक्चरल थ्योरी दिया है, मॉडल दिया है। इनका मानना है DNA जो है, ये बना लेते हैं DNA, ठीक है। DNA जो है क्या है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनका मानना है कि DNA जो है, DNA इज मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। DNA मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और ये दोनों मिल के डबल हेलिक्स बना रहे हैं, मतलब चोटी बना रहे हैं। देखो ये मिल गया, अब इसके साथ ये मिल गया, चोटी जैसा नहीं लग रहा है, तो ये डबल हेलिक्स बना रहे हैं। तो DNA molecule is consist of 2 polynucleotide strand and forming a double helix, तो DNA कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव में, डबल हेलिक्स होता है, याद रखना। डबल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखना, ठीक है। अब दोनों जो हेलिक्स हैं, each strand has a backbone of sugar and phosphate, each strand has backbone of sugar and phosphate। और जो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है इनसे अटैच होता है। जैसे कि देखते होगे तुम, देखना ऐसे ऐसे करके अटैच होगा, इधर से कुछ, इधर से कुछ, ये सारे नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच होते हैं, ओके, याद रखना। और ये जो सारे नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जो किससे जुड़े हुए होते हैं? कौन से बॉन्ड से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम में ये भी आया है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इनके बीच में बॉन्डिंग जो होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे? कौन से बॉन्ड से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ओके, ये भी आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि तुम जान गए हो कि ये जुड़ा हुआ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो अब देख भी लो कैसे कैसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैंने बताया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब देख लो, एडेनिन जो है गुआनिन के साथ दोस्ती करता है। एडेनिन हमेशा किसके साथ दोस्ती करेगा? गुआनिन के साथ, AG। अब सुनते होंगे घर में बोलती होंगी लेडीज़ वगैरह AG, तो वही वाला समझ रहे हो। तो इनके बीच में ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन साइटोसिन थाइमिन के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। और ये एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि गुआनिन और एडेनिन के बीच में कितना प्रेजेंट होगा? तो 2। साइटोसिन एंड थाइमिन के बीच में कितना बॉन्डिंग होगा? तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मोस्ट VVI लाइन है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है।
तो बॉन्डिंग समझ लिए। अब बात करते हैं डीएनए की लंबाई कितना होता है। तो डीएनए का जो लंबाई होता है, एक टर्म की बात करें तो एक टर्म की बात करें, डीएनए की एक टर्म की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 34 एंगस्ट्रम होती है। द लेंथ ऑफ वन टर्म ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रम्स, 34 एंगस्ट्रम्स, ठीक है। और एक देखो डीएनए के एक टर्म में कितनी लंबाई हो गई, 34 एंगस्ट्रम। डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और डीएनए की संरचना कैसी होती है, अभी सिखाया था, डबल हेलिक्स होती है। किसने बताया था, साइंटिस्ट का नाम वास्टन एंड क्रिक ने, उनका मॉडल में डबल हेलिक्स था। तो डबल हेलिक्स यानी डबल स्ट्रैंडेड, याद रखना, ठीक है। ये था डीएनए। अब डीएनए को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब डीएनए को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स थे, एक मिनट ठीक हो जा, हाँ। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स थे, डीएनए, ठीक है। दूसरा टाइप था आरएनए, जिसमें हमने डीएनए को ख़त्म कर दिया। अब पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। टॉपिक डालो आरएनए, ठीक है। जैसा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसमें, वायरस में। पहला पॉइंट, वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और एज़ कम्पेयर टू डीएनए, डीएनए जो था ऐसे चोटी बना रहा था, मतलब डबल हेलिक्स था, डबल स्ट्रैंडेड था। लेकिन आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बस ऐसे ही होता है। इसको ऐसे अगर कर दिए तो ये तो डीएनए बन गया। आरएनए जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए में। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो होता है कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये आरएनए जो है ना, फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है। लिख लेना ये वाला पॉइंट, आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, चलो लिख लो, आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट। साथ ही साथ फॉस्फेट के साथ और भी चीज़ें होती है आरएनए में, जैसे कि आरएनए में होता है राइबोज शुगर भी होता है, और नाइट्रोजन बेस भी होता है। आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब देखो नाइट्रोजन बेस अभी भी पढ़ा है तुमको, डीएनए में 4 होता है टोटल। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। लेकिन आरएनए के केस में ना एक बदल जाता है। जैसे कि डीएनए में क्या पढ़ा था, डीएनए में अभी पढ़ा था AGCT, लेकिन आरएनए में भी 4 ही होता है नाइट्रोजन बेस। आरएनए में भी कितना होता है, टोटल 4 ही होता है। लेकिन आरएनए में एक चेंजिंग आ जाता है। आरएनए का नाइट्रोजन बेस देखो AGCU हो जाता है, मतलब थाइमीन के जगह पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल देखो इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 है। लेकिन डीएनए में AGCT था, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में जो 4 होते हैं, लेकिन टी के थाइमीन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। अब इनके बीच में क्या क्या बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा कि 3 बॉन्ड होगा, और इनके बीच में कितना बॉन्ड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाएगा। तो लिख लो AGCU। अब बॉन्ड बनाना है, इनके बीच में कितना बॉन्ड होता है, ठीक है। कुछ बदलता नहीं है, बस यूरेसिल आ जाता है उसके जगह पे, थाइमीन के जगह पे। डीएनए में थाइमीन था, यहाँ पे यूरेसिल है, यह याद रहेगा। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, आरएनए के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA, थर्ड होता है tRNA। ये आरएनए के टोटल 3 काइंड्स होते हैं, 3। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, rRNA का फुल फॉर्म होता है
राइबो न्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखना, आरएनए का काम ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में। आरएनए का जो काम होता है ज़्यादातर क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाया जाता है। और इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाएगा, राइबोज शुगर पाया जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए को समझो। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए का फुल फॉर्म मैंने बताया, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, तो देखो ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड को ये पहचानने का काम करता है। एमिनो एसिड खराब है, खराब अच्छा है, तो एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करता है? एमआरएनए। और ये जब पहचान लेता है तो इसका नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेज पहुंचाता है इसके पास, आरआरएनए के पास, ठीक है। मैसेंजर पहुंचाता है किसके पास? सॉरी, एमआरएनए मैसेंजर पहुंचाता है टीआरएनए के पास। टीआरएनए का नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए भेज देता है इसके पास, ठीक है। तो क्या सीखा? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। सीधा लिखो, एमआरएनए, एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम था? पहचानना, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जब ये पहचान लेगा तो ये इसके पास भेज देगा। और ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर करना। तो ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर किसको करेगा? इसको करेगा। फिर फाइनली जाके प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन वगैरह जो बनता है वो बनना शुरू होता है बॉडी में, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। समझ लिए, तीनों का काम समझ लिए। आरआरएनए का जो मुख्य काम होता है प्रोटीन बनाना। अब तीनों का मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए का काम क्या था? पहचानना। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए का जो पहचाना है उसको ट्रांसफ़र करना। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए किसको ट्रांसफ़र करेगा? आरआरएनए को। तो आरआरएनए का क्या काम है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। प्रोटीन बनाने का काम में आता है आरआरएनए। अब कुछ बेसिक से चेंजेस है। अगर डीएनए से आरएनए बनाना हो तो कौन से प्रोसेस के माध्यम से बना सकते हैं? डीएनए से आरएनए बनाना हो तो कौन से प्रोसेस के माध्यम से बना सकते हैं? डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड की हेल्प लेते हैं। अगर डीएनए को तुम आरएनए में चेंज करना चाहते हो, डीएनए होता है डबल हेलिक्स। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स। और तुम इसको सिंगल हेलिक्स बनाना चाहते हो तो तुमको ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, तभी जाके बन सकता है, तभी जाके बन सकता है। अगर तुम आरएनए से प्रोटीन बनाना चाहते हो, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनाएंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। आरएनए से प्रोटीन बनाना चाहते हो तो कौन सा प्रोसेस का हेल्प लोगे भाई? ट्रांसलेशन। इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं, ये अलग है। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजी वाले करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आरएनए को प्रोटीन में बदलने के लिए कौन से प्रोसेस की हेल्प लेंगे? तो ट्रांसलेशन की हेल्प लेंगे। डीएनए से आरएनए बदलने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बदलने के लिए ट्रांसलेशन, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको डीएनए से डीएनए बनाना है, अब किसी को लगता है कि डीएनए से डीएनए कैसा बनाया जाए, डीएनए से डीएनए बनाना है आपको, तो अगेन ये बहुत सिंपल सा है, रेप्लिकेशन प्रोसेस लगा दो, बन जाएगा। रेप्लिकेशन, CATION, ठीक है, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तुमको तो रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये 3 प्रोसेस याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे यूज होता है, ट्रांसलेशन कहाँ पे यूज होता है, एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब ऐसे भी होता है कॉपी करना, इंग्लिश वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में जाकर दिखना। तो डीएनए से डीएनए बनाने का मतलब रेप्लिकेशन,
डीएनए से आरएनए बनाना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाना मतलब ट्रांसलेशन। इन 3 प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बीएससी वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे। तो मेरे ख्याल से आरएनए और डीएनए दोनों खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने बुक पे और उससे पढ़ते हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, आरएनए डीएनए, सब कुछ पढ़ा दिया, तो मैं फिर से नहीं पढ़ाऊँगा। नोट्स यहाँ से बना लेना, ठीक है। मैंने तो नोट्स तुमको खुद से बनाने के हैं, इसको मत छाप लेना, जो बनाया है कॉपी में वो बहुत अच्छा है। अब देखो ये कर लिया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है बहुत इजी लगेगा तुमको, बायोटेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि यही समझना था। क्रोमोजोम जो समझ जाता है ना, क्रोमोजोम, जीन, ये सारे जो समझ जाता है उसको बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर बहुत इजी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो बायोटेक्नोलॉजी का दिया गया है, इसको देख लो। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड अप्लाइड ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल एप्लीकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम लोग से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है, आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना है इसी प्रोसेस की मदद से बना है। कोरोना वायरस की वैक्सीन जो बना है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बन पाया है। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी मिलके बनता है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायो में जब हम टेक की यूज़ करते हैं, मशीन्स की यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं और नया नया मेडिसिन्स वगैरह बना देते हैं, नया नया नस्ल बना देते हैं, तो वो सारा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कोई गाय है, ठीक है, ये कोई गाय है और ये कोई ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। अब क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले, इसके अंदर जाते हैं, इसके सेल में क्या करते हैं, न्यूक्लियस ढूंढते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या ढूंढते हैं, क्रोमोसोम ढूंढते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या ढूंढते हैं, डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। अब इसका जीन निकाल करके ये जो कम दूध दे रहा है ना गाय, इसमें निकाल के डाल देते हैं। ओहो, ज़्यादा दूध दे रहा था ये वाला ज़्यादा दूध दे रहा था, तो साइंटिस्ट वन क्या ना, इसका सेल में गया, सेल के अंदर गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्या गया, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर गया डीएनए में, डीएनए के अंदर गया जीन में। अब इसका वाला जीनमा निकाल के इसमें भर दिया। अभी जो कम दूध दे रहा था ज़्यादा दूध देने लगेगा। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है, कुछ भी किया जा सकता है, आपको भी नपुंसक बनाया जा सकता है। अगर किसी का जीन निकाल के आपके बॉडी में डाल दिया जाए तो आपको जानवर बनाया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज़ है, खास करके वैक्सीन वगैरह बनाने में, मेडिसिन वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, समझ गए। और जो काम करते हैं, जो प्रोसेस होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे कि उसका जीन निकाल के उसमें डाल दिया, ज़्यादा दूध देने वाला गाय का जीन निकाल के कम दूध देने वाले गाय में डाल दिया, और वो जो कम दूध देता था वो भी ज़्यादा देने लग गया। तो सारा प्रोसेस जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। जैसे कि देखो, इंसर्टेशन ऑफ फॉरेन जीन फ्रैगमेंट इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस डीएनए क्लोन्स, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको इतना इजी में नहीं समझ पाओगे और आपको समझना भी नहीं है इतना। बायोटेक्नोलॉजी जानते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स होता है, सब ग्रेजुएशन वगैरह में ये पढ़ना होगा तुमको बहुत डिटेल में। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होता है, ये भी इट इज़ द इंसर्शन ऑफ, इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू इंडिविजुअल सेल्स। जैसे कि ये बड़का गाय का छोटका गाय में इंसर्ट कर दिया, वही वाला लिख रहा है, इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीजेस। देखो, तो जीन थेरेपी, जैसे कि सुना होगा फिजियोथेरेपी, तो थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट करना। तो जीन थेरेपी क्या हो जाएगा, जीन वाला ट्रीटमेंट। तो मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया है तो उसको जीन थेरेपी के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? इट इज़ किसी अच्छे इंसान का जीन निकाल करके जो बीमार इंसान है उसमें डाल दो, यही हुआ जीन थेरेपी। मतलब जीन लिया और उपाय दे दिया, थेरेपी दे दिया, अब ये वाला इंसान ठीक हो जाएगा। तो जीन थेरेपी यही कहता है, इट इज़ द insertion of genes into an individual cells and tissue to treat the disease, especially
हेरिडेटरी डिजीज, जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है, आनुवांशिक रोग होते हैं, हेरिडेटरी डिजीजेस होते हैं। अब क्या क्या कौन कौन से होते हैं हेरिडेटरी डिजीज, जाके गूगल पर सर्च करना तुम लोग, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। उनमें जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। जीन थेरेपी डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये सभी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होगे। आज का चैप्टर फुल्ली किस पे था, थोड़ा बहुत हमने सेल के बारे में समझा था। अच्छा, सेल से रिलेटेड एक चीज़ कल मैंने मिसिंग कर दी थी, सेल की खोज किसने की थी मैंने नहीं बताया था। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। लेकिन ये जो सेल खोजा था वो मरा हुआ सेल खोजा था, मतलब लिविंग नहीं था, वो नॉन लिविंग सेल इसने खोज की थी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बार सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इससे एक गलती हो गई कि ये जो सेल खोजा था वो मरा हुआ था। कैसा था, तो जिंदा सेल खोज करने वाला कौन था, तो लिविन हॉक था, लिविन हॉक, ठीक है, लिविन हॉक। तो लिविन हॉक जो था ना, इसने पहली बार जिंदा सेल की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आता है, सेल की सबसे पहली बार खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसा किया था, मरा हुआ। तो जिंदा वाला कौन करेगा, तो सेल सबसे पहले जिंदा सेल किसने खोज की थी, तो वो लिविन हॉक ने की थी, ठीक है। ये वाला कल मिसिंग था पॉइंट, तो लिख लेना सेल वाले टॉपिक में, यहाँ पे क्रोमोसोम वाले में मत घुसा देना। आज जो पढ़ाया है वो अलग चीज़ है, और अभी जो छूट गया था कल का लेक्चर में नहीं बताया था, तो अभी बता दिया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना भी आपका फ़र्ज़ है, करिए। और वीडियो को लाइक बहुत कम आते हैं भाई, 1 2 3, क्या मेहनत सारा बर्बाद, ठीक है। सपोर्ट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।